आप में शुरू हुई होली लठमार, सड़क पर आई घर की रात। आप में भी दिखी औरों जैसी बात, हाईकमान कल्चर की हुई शुरुआत। जैसे सब, क्या वैसी हुई आप? अब इसे राजनीति के रंग कहें या सियासत के पुराने संस्कार, आम आदमी पार्टी में भी रणनीति के पासे फेंके जा रहे हैं। आलाकमान कल्चर पर कलह तेज हो गई है और योगेंद्र यादव आप की पीएसी से बाहर कर दिए गए हैं। यानी होली के मौसम में आप में हो रही है लठमार होली। आप में शुरू हुई होली लठमार, सड़क पर आई घर की रात। आप में भी दिखी औरों जैसी बात, हाईकमान कल्चर की हुई शुरुआत। जैसे सब, क्या वैसी हुई आप? जैसे सब, क्या वैसे हुई आप? ये सवाल इसलिए, दरअसल आम आदमी पार्टी जहां हाईकमान कल्चर का विरोध करती रही है, तो वहीं पार्टी में ही आवाज उठ रही है कि आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या आप पर लगा है हाईकमान कल्चर का ग्रहण? मैं अरविंद केजरीवाल मात्र 1 महीने पहले की ही तो बात है। ऐतिहासिक जीत हासिल करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी को राजनीतिक दलों का विकल्प मानने लगी थी जनता। सरकार दिल्ली में बनाई तो दिल में जगह जनता के भी बनती गई। लेकिन अब लड़खड़ाते कदमों को जीत का हैंगओवर कहें या सत्ता का सुरूर, सोलो हीरो की सियासत के सुर तेज होने लगे आपके आंगन में भी। योगेंद्र और प्रशांत प्रकरण के बाद तो सड़क पर आ गई घर की रार। मेरा नेता आंदोलनकारी क्रांतिकारी, उसका षड्यंत्रकारी नहीं होता। सोलो हीरो की सियासत का शोर सुनाई दे रहा है सड़कों पर, जबकि सरकार बनाने से लेकर पद छोड़ने तक जनता की अदालत से लिए गए थे सारे आदेश। फिर क्यों एक इंसान के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं सारे अधिकार? ये पार्टी वॉलंटियर के खून पसीने से बनी पार्टी है। अपनी तरफ से वायदा करना चाहता हूं कि ना तोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। सबने तो यही सुना है कि कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी है पार्टी, जनता की रूह से हुई है इसकी रचना। आपकी सियासत में वन मैन शो का कोई किरदार नहीं, लेकिन पूरी पटकथा की कथा वही है। अगर विचारों के संघर्ष में झुकाव बदल रहा है, फिर तो वही बात हो गई, सब एक तवे की रोटी, कोई मोटी कोई छोटी। जब आप अधिकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सामूहिक रूप से सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, तो सामूहिक नेतृत्व को बात करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको पकड़ करने के लिए स्वाभाविक रूप से आपको नीतियां बनानी होंगी। और जब नीतियां नहीं रहेंगे तो ये घमासान होगा। ये राजनीतिक दल तो है नहीं, एक एनजीओ है। और राजनीति में कतई हम इस बात को नहीं कहते कि एक एनजीओ इस प्रदेश को, किसी प्रदेश को या किसी देश को चला सकता है। न कोई संगठन है उसमें, न कोई कैडर है, न कोई विचारधारा है। आइडियोलॉजी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत जरूरी होती है, जो इस पार्टी में है नहीं। तो इस तरह के घमासान होते रहेंगे। पता नहीं कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। बहरहाल अब तक तो जीत के शोर में दबे थे सारे सवाल, लेकिन दूसरे दलों की आलोचना कर राजनीति में आई आप अगर ऐसी ही सुनहरी चादर ओढ़ेगी तो सवाल उठेंगे। इसलिए सवाल ये है कि जैसे सब, क्या वैसी हुई आप? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो जिन मूल्यों को लेकर पार्टी का उदय हुआ था, पार्टी की नींव रखी गई थी, और जिन मूल्यों को लेकर पार्टी ने कहा था कि वो बाकी राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग है, अब उन्हीं मूल्यों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से ही उठ रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता ओंकार नाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, क्या जिन मूल्यों को लेकर नींव रखी गई थी इस पार्टी की, जिन सिद्धांतों पर यह पार्टी बनी थी, क्या इन सिद्धांतों से भटक रही है पार्टी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी के जीवन में कोई एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसको अपने को प्रमाणित करना होता है। आम आदमी पार्टी का सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, ये मोड़ बहुत जल्दी आ गया। 4 दिन जन्मे हुए और ये मोड़ आ गया। हिंदुस्तान की बाकी पार्टियों में भी ये मोड़ आए हैं और उन्होंने एक रास्ता चुन लिया, एको अहम द्वितीयो नास्ति। हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं उसमें वामपंथी दलों को छोड़ दे तो लगभग सभी एक ही ट्रेंड में चल निकली।
जब कोई ऐसा मौका आया तो उन्होंने परिवार को, व्यक्ति को चुना, कहा ठीक है यही हमारे नेता है। आम आदमी पार्टी ने कहा था जब उदय हुआ उनका, तो उन्होंने इसी के नाम पर वोट मांगा कि हम औरों से अलहदा हैं। फिर क्या हो गया? आज एक छोटे सा सवाल आपके सामने आया जिसको आप हल नहीं कर पाए। आपने असहमति के स्वर को दबा दिया, बाहर कर दिया। बोले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को बाहर करो। मैं ये नहीं कहता प्रशांत भूषण का योगदान कितना था, शांति भूषण का योगदान कितना था, पार्टी को खड़ा करने में योगेंद्र यादव का कितना था। योगदान कम भी होता तो भी असहमति रखने वाले आदमी की जगह बसपा में नहीं, सपा में नहीं, मोदी जी के यहां नहीं, कांग्रेस में राहुल जी के यहां नहीं, वैसे केजरीवाल की आप में नहीं। आज के बाद आम आदमी पार्टी अगर ये कहेगी कि हम औरों से अलग, तो मैं इसकी आलोचना करूंगा, ये कहूंगा ये झूठ है। ये पहला इम्तिहान आया, पहले इम्तिहान में आम आदमी पार्टी बुरी तरह असफल हो गई। कोई खेती का झगड़ा तो था नहीं, न कोई मुख्यमंत्री पद मांग रहा था केजरीवाल जी से। कुछ बुनियादी सवाल थे संगठन से जुड़े, उन पर चर्चा की जाए, इसकी मांग थी। तो जिन्होंने मांग की आपने उन्हीं को हटा दिया। बोले चलो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और इनको हटाने के बाद धीमार बहु समझाई, एक कहावत है। अब बाकी भी कोई सोच भी रहा होगा कि मैं भी 4 सवाल कभी उठाऊंगा, वो उठाएगा नहीं। तो ये वैसी ही पार्टी हो गई जैसे हिंदुस्तान में पहले से पार्टियों की भीड़ है। तो नया क्या? आज अगर केजरीवाल दोबारा जब सत्ता पाए थे तो वो आपका चरमोत्कर्ष था वो दिन, और आज का दिन आम आदमी पार्टी के इतिहास में पतन की अध्याय की शुरुआत का प्रथम अक्षर के तौर पर अंकित किया जाएगा। जो मूल अवधारणा थी, जो मूल चुंबकीय तत्व था आम आदमी पार्टी का कि हम औरों से अलग जी, हम तो आम आदमी हैं जी, हमारी औकात क्या जी, हम तो जनता से पूछ के काम करते हैं जी, हम तो हर मामले में जी सबको साथ लेके चलते हैं, या कोई नेता नहीं है जी, सब कार्यकर्ता है जी। उन बातों का क्या हुआ केजरीवाल जी? मसला ये नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा, मसला ये है कि असहमति का सम्मान क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी ने आज इस इम्तिहान में उतर के अपनी असफलता से ये जता दिया कि भारत में पहले से चल रहे मिजाज की पार्टियों में एक पार्टी और शामिल हो गई। बिल्कुल संजीव जी, तो क्या जो पार्टी ने कहा था, क्या उन मूल्यों से अब पार्टी हटती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जैसा बाकी दलों में होता रहा है कि जैसे ही आवाज बुलंद होती है किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। और आज जिस तरीके से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने अपनी असहमति जताई, उस असहमति का स्वीकार नहीं किया गया पार्टी की तरफ से, उन पर कार्रवाई कर दी गई। तो क्या यह पार्टी भी उसी ढर्रे पे चल रही है जैसे कि बाकी राजनीतिक दल हैं? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, दिल्ली में सरकार बन चुकी थी और जनता को जो भी इन्होंने वादे किए थे, मैं समझता हूं सब लोगों को एकजुट होकर के करना चाहिए था। और जहां तक सवाल है कि योगेंद्र यादव जी को हटाने और इनको करने का, मुझे तो इसमें बहुत बड़ी राजनीति लग रही है कि आम आदमी पार्टी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम तो नहीं कर रही। ऐसा कुछ तो नहीं है। वो अगर होंगे योगेंद्र यादव जी उनकी पार्टी के कर्ता धर्ता और उन्होंने शुरू से संघर्ष किया होगा, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर इस तरीके की बात आ रही है तो ऐसा नहीं कि पूरे देश में इसका घमासान होना चाहिए आम आदमी पार्टी में क्या विघटन हो रहा क्या नहीं हो रहा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे टीआरपी बढ़ाने और ये लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए और देश में अपने आप को ना संजीव जी, ना ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा। वो स्थापित हो गए, अभी स्थापना में उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, स्थापित हो गए, दोबारा दिल्ली में सरकार बनाई, प्रचंडतम बहुमत से। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना प्रचंडतम बहुमत रेयर है जितना पाया, इसलिए ये तर्क तो नहीं चलता। वो टीआरपी वाला गेम आज से 2 महीने पहले बोलते तो बात में दम थी, अब नहीं दम है, वो विषय नहीं है। मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता कि किसको हटाया, उसका नाम क्या है। मैं कह रहा हूं जैसे असहमति के स्वरों को बाकी पार्टियों में नहीं सुना जाता, वैसे ही आम आदमी पार्टी आज हो गई। नहीं, ये बात तो सही है कि इतनी बहस ले क्या, मूल प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण जहां बसता है वो इस सिद्धांत में बसता है कि असहमति के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। अगर असहमति का अधिकार ही नहीं, किसी के पास बात बोलने का अधिकार नहीं, तो उसके बाद तो राजनीतिक पार्टी घरेलू उपक्रम है।
चाहे उसका नाम कुछ भी दे दीजिए। जी ओंकार नाथ जी, राजनीतिक दलों में असहमतियां भी होती हैं, मतभेद भी स्वीकार किए जाते हैं, फिर दिक्कत क्या थी आम आदमी पार्टी में इन असहमतियों को स्वीकार न करने के पीछे? क्या पार्टी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है? क्या एक ही व्यक्ति को पार्टी के सारे अधिकार मिल रहे हैं? देखिए अभिलाषा जी, मेरा तो शुरू से ये मानना था कि केजरीवाल एक अधिनायकवादी रूप में है और इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हमेशा डिक्टेटरशिप की रही है। जब अन्ना के साथ ये थे तो उस समय भी इन्होंने जो इनके समकक्ष या इनके आसपास इंपॉर्टेंट लीडर था सबको एक एक करके किनारे किया। जैसे किरण बेदी को उन्होंने उस समय ही अपनी टीम से अलग करने की कोशिश की और अन्ना को भी इन्होंने जब उनसे अलग हुए तो अन्ना का जो प्रभाव पहले था वो हल्का हुआ। कुछ लोगों को लेकर ये साथ चले और जब देखा कि सरकार बनाने की स्थिति आ रही है तो इसमें जो इनके समकक्ष नेता थे, इनके यहाँ जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, सब एक दूसरे का पहला नाम लेके बुलाते थे। तब जब पहले में तो अरविंद कहने में किसी को बुरा नहीं लगता था, ना अरविंद को बुरा लगता होगा, लेकिन जब देखा कि अब मेरी एक हैसियत हो रही है और मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया हूं और तब भी लोग मुझको अरविंद ही कह के बुला रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने सबको अपनी हैसियत पे लाना शुरू किया। शाजिया इल्मी को उन्होंने चुनाव हारी ऐसी जगह से लड़ाया जहां से वो चुनाव हारी। कुमार विश्वास को उनकी हैसियत बताने के लिए अमेठी से चुनाव लड़वा दिया। इसी तरह से सबको धीरे धीरे इन्होंने काटना शुरू किया और अब जब दोबारा ये प्रचंड बहुमत से आए तो इन्होंने देखा कि अब जो है हमको लंबी इनिंग खेलनी है, तो जो हमारे समकक्ष नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव हो गए, प्रशांत मिश्रा हो गए और ये प्रशांत भूषण हो गए, तो ये लोग सब लोग जो है इनको किस तरह से इनको किनारे करा जाए। और उसके बाद इन्होंने पहली गोटी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पे लगाई और जिसमें ये सफल भी हुए। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा भी दिया इन्होंने और ये स्थिति जो है इनकी धीरे धीरे देखिएगा और भी नेताओं को, संजय सिंह को भी ये किनारे करेंगे, धीरे धीरे और भी नेताओं को ये किनारे करेंगे, क्योंकि ये अपनी टीम में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहते हैं जो इनके समकक्ष या इनके आसपास ये दिखाई पड़े कि उसने भी आपको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये डिक्टेटर की सबसे पहली पहचान होती है, या तो उसके साथ जम के रहो और नतमस्तक होके रहो और नहीं तो उससे किनारे हो जाओ। आम आदमी पार्टी में क्या लोकतंत्र की कमी है हरीश श्रीवास्तव जी? क्योंकि लोकतंत्र का मूल तो यही होता है, सहमति के साथ साथ असहमतियों को भी स्वीकार किया जाता है। देखिए, मुझे जहां तक लगता है इस देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज बनी, जो भी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो आप साउथ की ले लीजिए, डीएमके, अन्ना डीएमके, एनटीआर साहब ने बनाई थी, चंद्रबाबू नायडू की है, या कश्मीर में ले लीजिए इनकी उमर अब्दुल्ला साहब की और इनकी पीडीपी है, या सपा बसपा उत्तर प्रदेश में है। जितने भी रीजनल दल हैं, इसमें जो प्रमुख व्यक्ति है जिसने इसको बनाया, और अब आपका भी किस्सा आपके सामने है, तो उसी का अधिनायकवाद उन दलों में चला और उसी अधिनायकवाद के सहारे वो पार्टियां जिस तरह से चल रही हैं, चल रही हैं। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी बहुत आदर्शों की बात करती थी और जिन आदर्शों की बात करती थी और जैसे वो 4 कदम चले तो उसका असली चेहरा सामने आने लगा धीरे धीरे करके, कि हम केवल आदर्शों की बात करते हैं लेकिन उसको हम धारण कितना करते हैं कि जरा सी आलोचना हमको अपने साथियों की ही बर्दाश्त नहीं हुई, जो कंधे पे हाथ रख के एक दूसरे के साथ चल रहे थे, उनकी भी असहमति हम जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाए। बाहर के आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, तो ये जो आदर्श की बहुत बात कर रहे थे उसका एक चेहरा सामने आया है। और राजनीतिक दलों में कोई भी जो बहुत आदर्श की बात करता है उसके लिए ये बड़ा कठिन होता है कि उस रास्ते पे चलना। बिल्कुल, 2-3 दल हैं हरीश जी की भारतीय राजनीति में। जी ये ठीक है हरीश जी, भारतीय राजनीति में 2-3 दल जरूर हैं जो कमोबेश सहमतियां असहमतियां तो सभी दलों में होती हैं। वो वाम दल हैं, कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रीय दल हैं। और इन्होंने इसमें अधिनायकवाद नहीं है। ये बात अलग है कि किसी नेता का ज्यादा चलती हो, किसी की कम चलती हो, किसी की बात ज्यादा मानी जाती हो, किसी की कम मानी जाती हो,
लेकिन कमोबेश इन लोगों ने ठीक। असहमतियों ठीक को है। स्वीकार करने की परंपरा को सीखा और उस पद्धति को बढ़ाया। ठीक है, हरीश जी की बात में मैं एक जरूर प्रतिवाद करूंगा बहुत अदब के साथ। ये रीजनल पार्टियों का ही संकट नहीं है, ये भारत की हर राजनीतिक पार्टी का मूल चरित्र हो गया। हमने इस देश की, जब भाजपा बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी, तब इस देश में मेरे ख्याल से तब से जनसंघ थी, भाजपा थी भी नहीं, तब इस देश में नारा सुना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो अधिनायकवाद का सबसे घिनौना स्वरूप था। हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा अडवाणी को, जोशी को मुख्य सड़क से नेपथ्य में शिफ्ट होते हुए पीड़ा के साथ, जसवंत सिंह को। ये लोग भाजपा के संस्थापक थे और 50-50 वर्ष का, 55-55 वर्ष का सार्वजनिक जीवन था इनका, और योग्य जी संगठन करता थे। अडवाणी तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसदों से 182 पर लाने वाला आदमी था, हमने देखा है। इसलिए ये तोहमत रीजनल पार्टियों पर मत लगाइए। तृणमूल कांग्रेस में ममता, सपा में मुलायम सिंह, राजद में लालू, बसपा में मायावती, कांग्रेस, भैया रुक जाइए आपका अवसर आएगा, कांग्रेस में गांधी परिवार और भारतीय जनता पार्टी में हरीश जी। मैं नहीं कह रहा, अभी बनारस में रेल बजट पर हमने एक सर्वे की वो यात्रा करवाई थी अपने रिपोर्टर को ट्रेन में भेजकर। उसमें एक बुजुर्ग आदमी ने अद्भुत बात कही थी। वो आदमी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, सामान्य व्यक्ति। मालूम उसने क्या बोला कैमरे में? मैंने तो सुना तो मैं हतप्रभ रह गया। उसने कहा कि भाई साहब, केवल 2 आदमी हैं देश में जो चला रहे सरकार और पार्टी, बोले मोदी और अमित शाह। ये परसेप्शन है, और इस परसेप्शन के पीछे उदाहरण है, कारण है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी वही कर रही है। वहां मोदी जी एको अहम द्वितीयो नास्ति, यहां अरविंद केजरीवाल एको अहम द्वितीयो नास्ति। इसमें क्या समस्या है? वही तो मैं कह रहा था। एक छोटा सा संशोधन कर दो जी अभिलाष जी, एक छोटा सा, अमिताभ जी एक छोटा संशोधन जी भैया जी जी। जब आप इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की बात कर रहे थे, उसी समय चंद्रशेखर जी भी तब कांग्रेस में ही थे, ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है। और चंद्रशेखर जी कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी की विशेष के अगेंस्ट वर्किंग कमेटी के मेंबर चुने गए थे, आपको याद होगा। वहां पर लोकतंत्र फिर भी था, लेकिन यहाँ नहीं है। चंद्रशेखर चले नहीं की तुलना चले नहीं से मत कीजिए। चंद्रशेखर कांग्रेस में चले नहीं, मुझे पता था। हरीश जी अपने को पाक साहब बताएंगे आप अपने को, लेकिन वहां भी वही था, यहाँ भी वही है। राष्ट्रीय पार्टियों वही चरित्र है जनता का। लोकतंत्र हरीश श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र किसी पार्टी में नहीं, लोकतंत्र किसी भी पार्टी में नहीं। मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ आपसे। नहीं, आप होना भी नहीं चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको होना भी नहीं चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ, और आपको होना भी नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कतई नहीं होना चाहिए, वो गलत है। नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। मेरे असहमति के अधिकार का सम्मान करिए ओंकार जी। आपने बोला, मैंने कहा आपको प्रवक्ता के नाते आपने बिल्कुल ठीक बोला, तो मुझे गलत कहने से पहले इस मूल सिद्धांत का पालन करिए कि असहमति के अधिकार का सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना? आप जी, आप भारतीय जनता पार्टी में जो आपने अभ्यर्थी दी, वो आपका परसेप्शन हो सकता है, ठीक बात है, लेकिन आप अपना परसेप्शन बता रहे हो हरीश जी, मैं अपना बता रहा हूं। काहे का बात, यही ना बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक हमको पता है, हमको पता है हरीश जी, आपकी ही पार्टी के नेता भी मुझसे भी मिलते हैं, मुझसे भी मिलते हैं। कभी मिलिएगा तो बता दूंगा नाम लेकर। नहीं, आप बता रहे हैं सामूहिक नेतृत्व है, बात ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी फोन पर चर्चा करिएगा, नाम लेकर बता दूंगा 20 लोगों के। मैं आपको बता रहा हूं जी। और आप बता रहे हो सामूहिक नेतृत्व है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। नहीं, ऐसा अरे हरीश जी, इन बातों में कुछ रखा नहीं ना। वो ठीक है, कुछ विषय में हो सकता है, लेकिन वो कुछ विषय नहीं, हर विषय में यही हो रहा है। उन टोटलिटी में ऐसा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, टोटलिटी में कैसे होता? अडवाणी जी को जेल में भेज देते तब होता टोटलिटी में। क्या होता टोटलिटी? उतने सब नहीं, क्या होती टोटलिटी भाई, मुझे समझाइए ना। ऐसा और मैनपुरी से संजीव मिश्रा को टिकट मिल जाता तो मैं मान लेता, एको हम द्वितीयो नास्ति नहीं है। इन बातों में कुछ रखा नहीं,
सब वही कर रहे आडवाणी जी, हैं। आदरणीय हमारे साथ एक जोशी जी, नए गेस्ट, ठीक हरीश जी आगे आडवाणी जी पर चर्चा करने नहीं आया। आज करण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से थे और उसके बाद इन्होंने अवाम नाम से एक एनजीओ बनाया जो बहुत विवाद में आया चुनाव के दौरान, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाए थे। बिल्कुल करण सिंह जी, सवाल ये उठ रहा है कि जिन आदर्शों की बात आम आदमी पार्टी करती थी, चाहे बात पार्टी में लोकतंत्र की हो, चाहे बात पारदर्शिता की हो, चाहे बात दागियों को टिकट ना देने को लेकर हो, या फिर सेवा भाव की कि किसी पद का कोई लालसा नहीं है, इस पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो किसी भी महत्वाकांक्षा को नहीं रखते हैं, लेकिन अब ये तमाम आरोप पार्टी के भीतर से खुद ही उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाकी राजनीतिक दलों की तरह ही आम आदमी पार्टी हो गई है? जी बिल्कुल, सवाल ये है कि ये पार्टी बनी क्यों थी। ये पार्टी इसलिए बनी थी कि जो पुरानी परंपरागत राजनीति इस देश में थी वो इस देश को नए लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा पा रही थी। तो एक नारा दिया गया देश के लाखों लोगों को कि ईमानदार राजनीति के लिए, सबकी भागीदारी वाली राजनीति के लिए आप सब आइए, नौकरी छोड़ के आइए, काम धंधे छोड़ के आइए। अगर ट्रेडिशनल तरीके से ही राजनीति करनी थी, अगर उन्हीं पार्टियों की तरह पैसा लेना था, अगर उन्हीं की तरह अलोकतांत्रिक तरीके से बिना इंटरनल डेमोक्रेसी के पार्टी को चलाना था, तो फिर नई पार्टी की क्या जरूरत थी? वो पार्टियां थी ही ना। सवाल इस बात पे आता है कि जब हजारों निष्पक्ष लोग आके आपके साथ काम करते हैं और धीरे धीरे जो मौकापरस्त लोग हैं वो पार्टी की पावर को कैप्चर कर लेते हैं और निष्पक्ष लोगों को जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को किस तरीके से चला जाए? आवाम जो है वॉलंटियर का एक ऐसा फोरम बना गया था जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश थी। ये आज परिस्थिति पैदा हुई है, प्रशांत जी को, योगेंद्र जी को पार्टी से बाहर निकालने की जो कोशिश है, हम लोग इस बात से बहुत पहले अवगत थे और कार्यकर्ताओं ने ये कोशिश की थी कि भाई चाहे नेशनल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो, ये सभी लोग जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा चुने जाए जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है। अरविंद खुद कहते थे कि सब लोगों की भागीदारी होना चाहिए, जब सारे लोग मिलकर फैसला करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब 20-25 लोग जो गुटबाजी करके कुछ लोग एक तरफ चले गए, कुछ लोग एक तरफ चले गए, इसका परिणाम क्या आ रहा है? इसका परिणाम सीधा सीधा ये आ रहा है कि आप ताकत के लिए जो है आप गुट बना रहे हैं, आज अपने निहित स्वार्थ के लिए आप जो है दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और कुछ लोग जो है झूठे और इस तरह के आरोप। जी बिल्कुल संजीव जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है करण सिंह ने कि जब उसी ट्रेंड पे चलना था जो मौजूदा राजनीति है, उसी ट्रेंड पे चलना था, फिर नई पार्टी की जरूरत क्या थी? फिर काहे की ईमानदार छवि? ये तो जनता के साथ चला गया। बिल्कुल सही बात है, ये तो दिल्ली की जनता के साथ एक तरीके से चला गया है, क्योंकि लोकतंत्र उस पार्टी में भी नहीं रह गया। मैं तो अमिताभ जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, सब में एक तरीके से एकाधिकार की जो परंपरा है वो अब बिल्कुल साबित हुई जा रही है। और आम आदमी पार्टी में भी इसी तरीके से हुआ, जिस तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, जो लोग फाउंडर मेंबर हैं, मैं समझता हूं, मैं उनकी बात से, अमिताभ जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि लोकतंत्र अब उसमें नहीं रहा जा रहा, बल्कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति पूरे के पूरी पार्टियों पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ओंकारनाथ जी, तो क्या जो सेवा भाव की बात कही जाती थी राजनीति को लेकर, क्या वो खत्म हो चुका है और सीधे ही सीधे जो मूल भाव बचा है वो बचा है महत्वाकांक्षा? इसी को लेकर पार्टियां बनती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर एक उम्मीद जगी थी लोगों के दिल में कि कहीं ना कहीं ये बाकी राजनीतिक दलों का एक विकल्प हो सकता है। देखिए, महत्वाकांक्षा तो सर्वोपरि है, और जहां तक आप पार्टी की बात कर रही हैं, आप पार्टी तो अभी पार्टी बन भी नहीं पाई थी, ये तो जनता ने इस पर विश्वास किया और इसको चुनाव जितवा दिया। अब चुनाव जीतने के बाद जो संगठन का ढांचा है उस पर तो कभी इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये संगठन के ढांचे को उसी तरह से, जैसे कि ये जब ये पार्टी में पहली बार आए थे सत्ता में, और ये संगठन के ढांचे को भी बढ़ाते जाते तो शायद ये स्थिति ना आती। इन्होंने संगठन का कभी चुनाव नहीं कराया, कोई संगठन की कार्रवाई नहीं की, और ये सिर्फ अपना ही प्रचार करते रहे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज आप पार्टी में जो भी वोट मिला है वो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता के कारण मिला है, चाहे वो लोकप्रियता हो, चाहे वो उनके स्टाइल ऑफ फंक्शन से पब्लिक को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया हो। ये तो
अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है तो उनको लोकप्रियता कहा ही जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इसको बाद में कर लेंगे। अब जब तक नहीं कर पाए तो इसकी वजह से अब लोगों में लालच आई। एक तो देखिए, दिल्ली में 3 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं और तीनों ही आप पार्टी के होंगे। सबको लालच है, हर आदमी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है कि शायद मेरा नाम आ जाए, और एस्पायरेंट बहुत लोग हैं, कोई पहले अवसर को छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से पार्टी में ये समस्या पैदा हुई है, और अरविंद केजरीवाल को इसे देखना पड़ेगा। अब वो कैसे देखते हैं। ठीक है, ठीक है ओंकार जी। करण सिंह, ओंकार सिंह ने एक अच्छी बात कही, राज्यसभा की 3 सीटें आनी हैं 16 में। क्या ये उन 3 सीटों का भी योगदान है इस घमासान में? उस लालच का भी योगदान है इस युद्ध में? देखिए, ये जो जी मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो 3 सीटों वाली बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात नजर आती है, क्योंकि ये जो सिचुएशन जो अभी राइज हुई है ये नई नहीं है। मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के आसपास भी इस तरह की गतिविधि हुई थी। तब भी आपने देखा था मनीष सिसोदिया और आपस में जिस तरह से लेटर लीक हो रहे थे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी में वर्चस्व के लिए कुछ ऐसे लोग जो हैं अपने वर्चस्व की एक लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि वो जो है उस पर हावी हो जाएंगे। तो अभी राज्यसभा वाला एक नया सिनेरियो बना है। ऐसी भी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं कि कुछ लोगों के मन में हो कि भाई ज्यादा कैपेबल, जैसे प्रशांत भूषण और योगेंद्र जी, ये वैसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं राज्यसभा में जाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उतने सक्षम नहीं हैं। उनको लगता है कि योगेंद्र जी और प्रशांत जी को अगर साइड में कर दिया जाए तो उनका नंबर लग जाएगा। इसलिए वो सारे लोग एकजुट होकर करण सिंह, करण सिंह एक बड़ा ज्यादा बेहतर लोग हैं वो बाहर हो जाए। ठीक है करण सिंह, ये आप चूंकि आम आदमी पार्टी में बहुत अंदर तक रहे, उस कोर टीम के हिस्से रहे अरविंद की, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। प्रशांत भूषण, इस देश में जितने बड़े भ्रष्टाचार के मामले हुए पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 2G, कोल घोटाला, इस जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए, अंबानी का गैस का घोटाला, जितने भी बड़े मामले हुए, सब में PIL प्रशांत की रही। उन्हीं के कारण मामले अदालत पहुंचे, सरकार हिली, मनमोहन सिंह का चेहरा खराब हुआ, मंत्रियों को जेल जाना पड़ा और कोल ब्लॉक निरस्त हो गए। ये तमाम घटनाएं घटी। क्या प्रशांत को हटाने के पीछे उन तत्वों का भी कोई दबाव होगा अरविंद पर, जिन लोगों को एक्सपोज किया प्रशांत ने पिछले 10-15 सालों में? उसमें तमाम औद्योगिक समूह है, तमाम लोग हैं। महसूस की है कि जी हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव था और अब की बार का जो विधानसभा चुनाव था, एक फर्क हमें देखने को मिला कि जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात अरविंद करते थे, जो कॉरपोरेट के खिलाफ जो गलत तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं कॉरपोरेट में, उसके खिलाफ जो बात करते थे, अब की बार अरविंद ने क्रॉनिक कैपिटलिज्म की कोई बात नहीं की। अब की बार जिस तरीके से दिल्ली में प्रचार हुआ, जिस तरीके से पैसा आया, इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े घरानों का जो है इसमें हाथ तो है। अब वो किस तरीके से इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये अंदर की बातें हैं। तो इस तरह की भी संभावना हो सकती है। नहीं, कुछ अंदर की बात बाहर बताइए करण सिंह जी, आप तो उस घर के सदस्य रहे हो और इतने महत्वपूर्ण सदस्य रहे हो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने जो खुलासा किया था सबके सामने हम लेके आए कि पार्टी के अंदर जो है किस तरीके से अनियमितता के तौर पे पैसा लिया गया, तो आप ये मान के चलिए कि 50 लाख रुपए या 1.5 करोड़ रुपए कोई एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं ये बड़े कॉरपोरेट हाउसेज का या किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का इसमें हाथ है जो कहीं ना कहीं पार्टी को प्रभावित कर रहे हैं। अभी हरीश जी, वही सवाल, पिछले 15 वर्षों में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जितने भी बड़े घोटालों में कार्रवाई हुई जी, मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में तो मोटे तौर पर मान लीजिए, उन सब में पिटिशनर प्रशांत थे जी। तो स्वाभाविक है वो जितने भी लोग उससे नुकसान उठाए, चाहे उसमें जिंदल हो, मिंदल हो, जो भी लोग रहे हो, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस हिंदुस्तान के, सबके नाम अपन कहां तक गिने, क्या उन लोगों का भी दबाव अरविंद पर रहा होगा कि भाई इस आदमी को पैदल करिए?
ये संभावना हो सकती है, लेकिन जब तक इसमें कोई तथ्यात्मक बात न हो तब तक तो कोई बात कही नहीं जा सकती, लेकिन इससे संभावना से नकारा नहीं जा सकता। जी ओंकार जी, क्या राजनीति में हमने देखा, आपको याद होगा जयपाल रेड्डी जब हटाए गए थे तो एक बात आई थी कि एक औद्योगिक घराने को जिसका तेल में व्यवसाय है उसको जयपाल रेड्डी का चाल चलन पसंद नहीं था। और ऐसे उदाहरण बहुत रहे हैं भारत के इतिहास में जहां कारपोरेट हाउसेस ने मंत्री बदलवा दिए। क्या उन कारपोरेट हाउसेस का भी इंफ्लुएंस दिखाई देता है आम आदमी पार्टी में भी? कारपोरेट हाउसेस का अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि कारपोरेट हाउसेस से ये अछूते भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनको पैसा मिला है और जिस तरह से चुनाव के अंदर इन्होंने धन जो है खर्च किया है, किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कम नहीं खर्च किया बल्कि ज्यादा ही खर्च किया। तो ये पैसा बाहर से कहीं न कहीं से तो इनको मिला ही है। और जैसा कि अभी करण सिंह जी ने बताया कि जो 50 लाख और 1.5 करोड़ की जो बात हुई थी उसमें निश्चित रूप से किसी क्या कहते हैं कारपोरेट हाउस ने ही ऐसा किया होगा, तभी इस तरह की बात हुई होगी। अब अभी तो सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद देखिए कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि ये कारपोरेट हाउसेस के फेवर में क्या क्या करते हैं, तब समझ में आएगी बात। संजीव जी, एक बड़ी कॉमन बीमारी है, कारपोरेट हाउस जब पैसा लगाते हैं चुनाव में और अगर संयोग से आपकी सरकार बन जाए तो उनका जो डिमांड ऑफ चार्टर सबसे पहले आता है आपके पास, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कि हम क्या चाहते हैं। उनके लिए चुनाव इन्वेस्टमेंट है, देश सेवा नहीं है। वो अधिकारी बताते हैं, वो मंत्री बताते हैं अपने विभाग के, वो नीतियां बताते हैं कि ये करिए। इसके उदाहरण है अडानी 9 महीने में 10 महीने में अडानी जी के प्रकाश कारत के मुताबिक, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक, मैंने अध्ययन नहीं किया, प्रकाश ने जो ऑन रिकॉर्ड कहा वो मैं कोट करता हूं, अडानी को 9 महीने में 25,000 करोड़ की बर्थ बढ़ गई। तो स्वाभाविक है अडानी ने कोई कुबेर का खजाना तो पाया नहीं, इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए आप क्या वही प्रेशर आम आदमी पार्टी पर भी है इस वक्त कि भाई हमने पैसा दिया, हमारे हिसाब से सिस्टम बनाइए। संजीव जी 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 देखिए, बड़े औद्योगिक घराने जब इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, करण भाई ने भी कहा कि 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के जो अवाम ने डिक्लेयर भी किया था, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरीके के अगर इन्वेस्टमेंट कोई करेगा तो बड़े औद्योगिक घराने करेंगे। और जब बड़े औद्योगिक घराने कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो बट नेचुरल है कि वो चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके बाद वो अपना लाभ भी चाहेंगे और प्रेशर पॉलिटिक्स होगी, और वो जितने अधिकारी होंगे या जहां पर भी जैसा भी वो अपना लाभ होना होगा वो उतना प्रेशर तो बनाएंगे। और जहां तक आपकी बात है कि मैं इन लोगों ने ही हर जगह शुरुआत की थी, तो ऐसे लोगों पर तो गाज गिरेगी। जब वहां से इन्वेस्टमेंट कहीं और से होगा, औद्योगिक घराने करेंगे, तो वो तो जहां जिसको जैसा चाहेंगे उस तरीके से आपको कठपुतली की तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मौके पर उन्होंने आपका साथ दिया था। मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात एक बात सबको, उत्तर प्रदेश के हमारे 3 मेहमान हैं, सबको पता होगा उत्तर प्रदेश के एक बड़े कारोबारी हैं, शराब के मूल कारोबारी, अब रियल एस्टेट में भी बड़े हैं। उनके पास शराब का धंधा पिछले लगभग 1 दशक से ज्यादा समय हो गया पूरे उत्तर प्रदेश का है। हर आबकारी विभाग का बड़ा अधिकारी उनकी मर्जी से पद पर रहता है और उनकी इच्छा नहीं होती तो वो हटा दिया जाता है। इस सच से कोई इनकार कर सकता है क्या? नहीं ना? नहीं, सही कह रहे हैं आप। तब वही कल्चर तो अरविंद केजरीवाल के सामने है। पैसा लोगे तो ये करना पड़ेगा, ये धर्मार्थ नहीं है। आप पैसा लोगे तो फिर उनकी विश लिस्ट को पूरा करना होगा, फिर उसमें आपको योगेंद्र यादव को शहीद करना पड़े, प्रशांत भूषण को शहीद करना पड़े या किसी को करना पड़े। कल संजय सिंह रोड़ा बनेंगे तो संजय सिंह भी जाएंगे, विश्वास होंगे तो विश्वास भी जाएंगे। कारपोरेट हाउसेस जब फंडिंग करते हैं उसके बाद वो रोड रोलर की तरह से चलते हैं, रोड रोलर की तरीके से। आज देश के स्तर पर 2 बड़े औद्योगिक घरानों की इच्छा के विरुद्ध उनके जहां जहां इंटरेस्ट है उन विभागों में कोई अधिकारी नहीं रह सकता।
इस बात को भले ही टीवी पर मानने में दिक्कत हो, लेकिन अंदर खाने तो सब मान ही रहे हैं ना कि वही लोग तय कर रहे हैं सेक्रेटरी कौन हो। ये बड़ी चिंता का विषय है लोकतंत्र में। इसका मतलब शासन जनप्रतिनिधियों के हाथ से संचालित नहीं हो रहा, शासन हिडन हैंड्स के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, जो जनता के सामने नहीं जाते, चुनाव नहीं लड़ते। ये बड़ा मसला है। अरविंद क्या करेंगे, सपा क्या करेगी, मोदी जी का क्या होगा, ये छोटे मसाइल हैं। बड़ा मसाइल है कि क्या चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर भी कोई सत्ता होती है, ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, जैसे सब क्या वैसी हुई है आप। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अब, और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सिंह जी, जिन सिद्धांतों को लेकर आम आदमी पार्टी चली थी, क्या उन सिद्धांतों से भटक रही है पार्टी अब? इस चीज के लिए क्या आप ये कहना, मतलब ये सवाल जो उठा सिद्धांतों से भटकने वाला, मैं जानना चाहूंगा किस बात, जो आरोप आपकी पार्टी के ही लोग लगा रहे हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, या इससे पहले शाजिया अल्मी भी रही, उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, एक ही आदमी के पास सारे अधिकार हैं, एक ही की सुनी जाती है, कुछ एक लोग हैं जो सब कुछ तय कर लेते हैं, सबको जानकारी नहीं दी जाती। तो क्या जिन सिद्धांतों पर यह पार्टी बनी थी, अब धीरे धीरे वो बात सामने आ रही है कि वो सिद्धांतों पर नहीं है पार्टी? क्या अब एक्चुअल स्वरूप में लौट रही है पार्टी? नहीं, अगर आप देखें ये आप ही लोगों की जो आज टीवी पे जो अगर अभी खबरें चल रही हैं, जिसको मैं भी देख रहा था अभी, तो जिसके अंदर अगर आप देखें तो कि उसकी हमारे यहाँ पे एनी की एक मीटिंग हुई है और उस एनी की मीटिंग के अंदर वोटिंग हुई है। वोटिंग के अंदर आप लोग ये भी बता रहे हैं कि कितने मत उनके पक्ष में पड़े, कितने इस प्रस्ताव के विपक्ष में पड़े और किस तरीके से निर्णय लिया गया। तो इसमें जैसे अगर आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसी बात जो आप लोगों की खबरों से ही एक सेकंड, भूपेंद्र जी नमस्कार, अमिताभ बोल रहा हूं। अमिताभ भाई नमस्कार। भूपेंद्र जी, लोकतंत्र का प्राण मालूम कहां बसता है? वो बसता है असहमति के सम्मान में। जी, अगर आप असहमति का सम्मान नहीं कर सकते, उसके लिए कोई प्रपंच हो, वोटिंग कराइए, इस्तीफा का ड्रामा करिए, कुछ भी करिए, वो सब फिर आई वॉश है। मूल प्रश्न है, क्या कोई पार्टी नेतृत्व असहमति का सम्मान कर सकता है कि नहीं? मैंने आम आदमी पार्टी में जो डिफरेंस देखा था वो यही देखा था। मुझे लगा था कि ये वो पार्टी है जिसमें लोग अरविंद को अरविंद बोलकर एक रास्ता दिखा रहे हैं भारत की राजनीति को। वरना तो मुलायम सिंह जी की पार्टी, मायावती जी की पार्टी, मोदी जी की पार्टी, सोनिया जी की पार्टी, पार्टियों की कमी है क्या? आप असहमति का सम्मान नहीं करना चाहते? भूपेंद्र जी? जी 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 जी, नहीं, आप इसको असहमति, जैसे अगर मान लो कोई चीज अगर उठी तो उसकी चर्चा हुई, सारी चीज हुई, उस मीटिंग के अंदर खुद योगेंद्र यादव जी भी थे और उसके अंदर प्रशांत भूषण जी भी थे। आपने उन लोगों के भी बयान अभी देखे होंगे और अभी मेरे ख्याल से अभी पीएससी की मीटिंग खत्म होकर सब लोग बाहर आए हैं, सारी चीज बाहर निकल के आ रही है। सहमति और असहमति जो सारी चीजें उस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई है। और अगर योगेंद्र यादव जी का और प्रशांत भूषण जी का आपने बयान देखा हो या कुमार का आपने जो बयान देखा हो, उसको देखने के बाद तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र के अंदर जो विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए था, वो सारा एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और यही बात प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव उठा रहे थे, और ये वही लोग थे वोटिंग करने वाले जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफों को नकार दिया था। नहीं, पर आप एक चीज देखिए कि इसके अंदर भी हमारे उस जिस मीटिंग का आप जिक्र करके ये कह रहे हैं कि उसके अंदर लोकतंत्र नहीं है, उसमें 8 मत उनके पक्ष में भी पड़े हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी की तरीके हमारी, अगर आप आम आदमी पार्टी की अगर आप जी, मैं अब आप सीधे सीधे उदाहरण दे दूं, इशारों में बात आप घुमाते रहोगे क्योंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए, है ना? जब चंद्रशेखर बाहर हुए तो भी इंदिरा गांधी लाठी लेके थोड़ी सड़क पर आई थी मारने। एक प्रक्रिया होती है, साइलेंट किलिंग हो जाती है, बात खत्म। अमर सिंह जी के चलते समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग बाहर हुए, उन्होंने दस्तखत थोड़ी ना किए, लोकतांत्रिक तरीके से सब बाहर हो गए। मायावती जी का विरोध करने वाले काशीराम जी के समय से एक एक करके बली हो गए, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए। मोदी भैया सुन लीजिए, मोदी जी के राज में, भाजपा में, मोदी जी के ऊपर के संदर्भ में जरा सी अन्वयस्कता दिखाने वाले मुरली मनोहर जोशी और एलके आडवाणी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बाहर हो गए धीरे से। यही तो खेल है राजनीति का जिस पर हम चर्चा करने आए हैं भूपेंद्र भाई। जी जी,
सत्ता का चरित्र एक सा, चाहे उसका नाम आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस का, आज ये स्थापित हुआ एक नई चीज। ये मैं कहना चाह रहा था बस। नहीं, आप इसकी इस तरीके से जो व्याख्या कर रहे हैं, आप वाकई अगर है तो आप इस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं इस बात की, लेकिन मैं फिर भी अमिताभ भाई आपको कहना चाहूंगा कि इस तरीके से जो अगर आप कह रहे थे कि ये सिर्फ आई वॉश है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया करने का नाटक भर है, ऐसा नहीं है। वाकई इसके अंदर बहस हुई है, सारी चीज हुई है, उनके पक्ष में भी लोग बोले हैं, उन्होंने अपना मत रखा है, लोगों के अंदर वोटिंग कराई, 11 लोगों ने कहा कि भाई निकाल देना चाहिए, 8 लोगों ने कहा नहीं निकालना चाहिए। तो ये बाकी और अगर भाई एक और उदाहरण देता, चलिए भूपेंद्र एक और उदाहरण देते जिससे बात बिल्कुल साफ हो जाए, जनता को समझ में आए। हम आप सहमत हो जरूरी नहीं, जनता अपना अर्थ निकाल पाए। क्या एक आदमी ने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ असहमति जताई, ठीक, पता लगेगा, ये हर पार्टी का एक चलन बता रहा हूं अब तक का, पता लगेगा एटा से, इटावा से, फर्रुखाबाद के जो जिलाध्यक्ष है ना, ये मांग करने लगेंगे कि इनको हटाओ, ठीक, और अंत में जाके वो संख्या करवा दी जाएगी टेलीफोन कर करके, अरे तुमने मांग क्यों नहीं की भाई, जल्दी करो, अखबार वालों को बुलाओ, मांग करो, है ना। फिर वो कह देंगे 75 जिलों में 60 ने इनको हटाने की मांग की, क्या करें, लोकतंत्र हटाना पड़ा। लेकिन वो मांग किसने करवाई पता होता है ना हम लोगों को, वही तो मसला है। और मसला क्या है मित्र? नहीं अमिताभ भाई, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब इन चीजों पे चर्चा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि किसी भी तरीके का कोई आक्षेप योगेंद्र यादव जी ने या प्रशांत भूषण ने यहाँ पर नहीं लगाया। अभी 3 दिन पहले की आप अगर उनकी वो क्लिपिंग निकाल के देखें तो उन्होंने खुद कहा है कि बोलते कि हमारे जो संविधान है पार्टी का, उसके अंदर एक पद और एक उसकी कोई बात नहीं है। मैंने कहीं ये मांग नहीं की कि अरविंद को संयोजक पद पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं योगेंद्र यादव मांग करे ना करे, प्रशांत मांग करे ना करे, इससे लोकतंत्र की आदर्श स्थिति यह है कि एक पद एक व्यक्ति होना चाहिए, आदर्श स्थिति है। इसमें योगेंद्र ने मांग नहीं की तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही व्यक्ति संयोजक, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक ही व्यक्ति पोस्टर का चेहरा, तो सत्ता और अधिकार उसी के इर्द गिर्द रहेगा ना। इतना समझ तो सबको आता है। यही तो मसला है। और मसला क्या है मित्र? नहीं, अगर आप एक चीज और देखें कि जब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद ने अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा, तो जिस तरीके से ये कहना कि बोलते कि अगर सारी चीजों को सत्ता भी अपने पास और पार्टी भी अपने पास, ऐसा नहीं है। मतलब भूपेंद्र जी मुझे नहीं पता कि सरकारी कामकाज, सरकार चलाने का जो प्रक्रिया है उससे आप कितना वाकिफ है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रखने नहीं चाहिए। कुछ न रखते हुए भी सब कुछ उनके अधीन होता है, सब कुछ उनके अधीन होता है। एक भी फाइल मूव नहीं कर सकती। नोएडा में 5 मीटर जमीन, मेरी बात गौर सुनिए, उत्तर प्रदेश के मेरे मेहमान उसकी तस्दीक करेंगे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के जो नौजवान बैठे हैं संजीव, नोएडा में 5 मीटर जमीन बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के नहीं मिल सकती। न चेयरमैन, न सेक्रेटरी, न मंत्री शहरी विकास, कोई नहीं दे सकता। किसी जिले का कप्तान नहीं लग सकता, किसी जिले का कलेक्टर नहीं लग सकता। विभाग रखो नहीं रखो इससे कोई फर्क नहीं। और मोदी जी की इच्छा के विरुद्ध कोई मंत्री छुट्टी पर नहीं जा पा रहा। एपीएस तो रख नहीं पा रहा मंत्री। मोदी जी को विभाग रखने की क्या जरूरत? आप तो देख रहे हैं, आप लोग आलोचना करते थे मोदी की इस बात से कि सर्वाधिकार केंद्रित है, एको हम द्वितीयो नास्ति, वही काम आपने किया। मोदी जी को विभाग रखने की जरूरत है? आप बताइए, देश के गृह मंत्री अपना स्टाफ नहीं सेलेक्ट कर पाए अपनी मर्जी से। ये तो है ना सामने भूपेंद्र भाई। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये परिस्थिति क्या नहीं है? मायावती जी बसपा में अपने पास अधिकार रखे नहीं रखे इस बात का कोई मतलब है? मुलायम सिंह जी अपने पास अधिकार रखे ना रखे, राहुल जी अपने पास अधिकार नहीं रखे, इसका कोई मतलब है क्या? सत्ता तो दिखती है किसके पास खड़ी है। नहीं, पर अमिताभ भाई अगर आप देखेंगे तो उसके बाद तो अगर अरविंद ने अपना इस्तीफा भी दिया संयोजक पद से, पीएसी ने नहीं स्वीकार किया। भैया भूपेंद्र जी, सोनिया जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने से पहले 24 अकबर रोड पर तंबू गड़ने लगा था। मैं एक पत्रकार के नाते किया, मैंने तंबू क्यों गड़ रहा, बोले अभी एक बड़ी खबर आएगी। उस तंबू में लोग आ गए, तब अनाउंस हुआ इस्तीफा। उन लोगों ने तुरंत 5 मिनट में धरना शुरू कर दिया कि सोनिया जी आप वापस आओ। ये हमको पता है।
धरना देने वालों को भी सूचित किया जाता है, प्रदर्शन करने वालों को भी पहले से रखा जाता है, अस्वीकार करने वालों को भी कहा जाता है कि भाई हम देंगे, आप अस्वीकार करेंगे। ये राजनीति की नौटंकी इस देश देख चुका, आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन देश तो बहुत समय से देख रहा ना। नहीं, पर उसमें देखो, अगर मान लो किसी जिम्मेवारी से वहां से मुक्त करके अगर किसी दूसरी जिम्मेवारी पे जा रहे हैं, कोई पार्टी के अंदर कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो आप इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर कोई सवालिया निशान लग गया, उनको कोई पार्टी से। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं कर रही है ना भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को भी पार्टी से नहीं निकाला गया, लेकिन वो पार्टी में कहां है उनको भी नहीं पता। भगवान का आशीर्वाद इतना है, वो देखो वो बीजेपी, उनको भी नहीं पता कि वो कहां है। वो पूछते हैं कि मैं एक उदाहरण बता दूं, भैया सुन लो, भैया भूपेंद्र भाई एक मिनट, एक मैं रोचक बात बता दूं, सबको हंसी आएगी, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। जोशी जी को न्यूज 24 से किसी ने फोन किया कि सर आपके एक प्रतिक्रिया चाहिए किसी मसले पर। जोशी जी पता नहीं किस खींच में थे, हालांकि विद्वान आदमी ऐसा नहीं बोलते। हरीश जी आप भी सुन लो, उन्होंने फोन पर ही कह दिया कि जब मेरी प्रतिक्रिया को की जरूरत मेरी पार्टी को नहीं तो आपको क्या जरूरत है, रखिए फोन। क्या जोशी जी वो अध्यक्ष नहीं इस पार्टी के, ये हमने देखा है। हमारे साथ भूपेंद्र भाई करण सिंह हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सिंह सुन लीजिए। करण भाई। जी 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 जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं भूपेंद्र भाई से कि क्या जो सवाल प्रशांत भूषण जी ने जो उठाए हैं अपने पत्र में, क्या वो वाजिब नहीं है? और प्रशांत और योगेंद्र जी को पीएसी से हटाने के बाद क्या वो समस्याओं का समाधान हो गया है? उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पे कार्यक्रम उस पे होना चाहिए था। वेरी गुड क्वेश्चन करण, वेरी गुड भूपेंद्र भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मौलिक सवाल है। जी भूपेंद्र जी जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं एक बार मैं पूरा सुन नहीं पाया। मैं बता दे रहा हूं, करण सिंह ये कह रहे हैं मसला आदमी का नहीं, मसला प्रशांत और योगेंद्र ने जो सवाल उठाए उन सवालों का क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, जो सवाल जो जहाँ पे उठाए हैं वो सवाल बिल्कुल अपनी जगह सही है, उन पे चर्चा हो रही है। उसको अगर जो चीजें जो जिस तरीके से जिस परिप्रेक्ष्य में देखी जाएगी। अपने कहे आदर्श पर कब लौट रहे हैं, जिसके तहत आपने एक व्यक्ति एक पद की बात कही थी, इस आदर्श में पार्टी कब लौट रही है? एक व्यक्ति एक पद, कब इस्तीफा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और कब एक्सेप्ट हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया है, उसके मेरे निर्णय हुआ कि वो स्वीकार नहीं किया गया है पीएसी के अंदर। सवाल तो ठीक है गायत्री। भूपेंद्र भाई समय अब इजाजत नहीं दे रहा, मैं एक ही बात कहूंगा, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, लालू जी, नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सोनिया जी, ये लोग 500 बार इस्तीफा लिखे, 500 बार इनकी पार्टी रिजेक्ट कर देगी। चाहना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, वो हम जानते हैं, वो सिस्टम मैकेनिज्म देश जानता है, प्रदेश जानता है। इन बातों पर लोग यकीन नहीं करते। भूपेंद्र भाई, अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। जिसको इस्तीफा देना होता है वो फिर इस्तीफा दे के चला ही जाता है, उसका इस्तीफा फिर वापस नहीं करवाया जाता। ऐसे भी उदाहरण है, मधुराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था रेल एक जहाज दुर्घटना पर, दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन वापस करवाने वाला इस्तीफा अलग ही खेल है, वो तंत्र अलग है, वो जादू अलग है, वो टोना टोटका अलग है। आपकी नैतिकता, आपको मुबारक। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जैसे सब वैसे आप, ये स्थापित कर दिया आपने। ये देश के लिए अच्छा नहीं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। करण सिंह की बात में दम है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उनका आना जाना महत्वपूर्ण है। हरीश जी, ओंकार जी, सवाल जिंदा रहते हैं, सवाल जब तक उत्तर नहीं मिलता सवाल इतिहास में बने रहते हैं। उनका उत्तर तो चाहिए। आज समाजवादी पार्टी में कोई नहीं पूछे कि मुलायम सिंह जी, कल्याण सिंह जी थोड़े समय के लिए सही साथ क्यों आए, लेकिन ये सवाल तो रहेगा ना इतिहास में। ठीक है, आपकी पार्टी के लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन सवाल तो जिंदा है ना। इमरजेंसी क्यों लगी, ये सवाल जिंदा है ना। मस्जिद क्यों टूटी अयोध्या में, ये सवाल तो रहेगा। भाजपा वाले नहीं पूछे, मोदी जी से अलग सवाल, अलग सवाल है। ऐसे सवाल कभी नहीं मरते। आम आदमी पार्टी के सामने भी सवाल रहेंगे कि क्या व्यक्तिनिष्ठा, पावर का पोलराइजेशन, संकेंद्रीकरण, जो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां थी पार्टियों की, क्या उन्हीं कमजोरियों को आत्मसात कर लिया आम आदमी पार्टी ने? अगर हां, तो ये दिल्ली के लिए बुरी खबर है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बुरी खबर है,
ये उन तमाम देशवासियों के लिए बुरी खबर है जो ये सोच रहे थे कि आप देश की राजनीतिक दिशा को बदलने वाली पार्टी है, उनको झटका लगेगा। इसलिए ये प्रसंग जो है वो दुखद है। एक नई उजली सुबह की संभावनाओं को धूमिल कर दिया आम आदमी पार्टी की आज कार्यकारिणी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव मिश्रा जी आपका, ओंकार नाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका, करण सिंह जी आपका भी, भूपेंद्र जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।